अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सहर गुल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिस पर किसी ने लिखा हुआ था कि ऐसी लड़कियाँ जो अपने ससुराल की बातें अपने मायके में बताती हैं और अपनी माओं के मशवरों पर चलती हैं, फिर वो लड़कियाँ तलाक की डिग्री लेकर घर आ जाती हैं। उफ खुदाया, व्हेन आई रीड दिस पोस्ट माई ब्लड वॉज बॉइलिंग। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? क्या मतलब है? कितनी जहालत है, कितनी जहालत है। सबसे पहले तो मैं सवाल पूछना चाहती थी कि निकाह जो है वो दो लोगों के दरमियान में हो रहा है, तो तलाक सिर्फ औरत की क्यों? मतलब निकाह जब दो लोगों के दरमियान हुआ है तो रिलेशन जब दो लोगों का टूट रहा है तो सिर्फ एक को किस तरीके से तलाक हो सकती है? ये तो दो बंदों को ही तलाक हुई है। बेशक नो डाउट इस बात पे कोई बहस नहीं बनती कि अल्लाह ताला ने शोहर को रुतबा ज़्यादा दिया हुआ है और ये इख्तियार भी शोहर के पास है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं। जो शोहर होता है वो आपका कफ़ील होता है, वो आपका प्रोटेक्टर होता है, और बहुत सी और भी बुनियादी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने शोहर का रुतबा ज़्यादा रखा है। लेकिन जहाँ पर इख्तियारात ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। चले निकाह के दौरान तो उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारियां है ही है, लेकिन आफ्टर डिवोर्स भी उस पर बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। जैसे कि सूरत बकरा आयत नंबर 229 में इरशाद है, तलाक दो मरतबा है, फिर या तो मरूफ तरीके से यानी कि अच्छे और भले तरीके से इन्हें रोक लेना है, या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। या तो अच्छे तरीके से अपनी बीवी को रोक लो या फिर उसे अच्छे अंदाज से रुखसत कर दो। यानी कि जब आप अपनी बीवी, वो औरत जिसके साथ आपने अपना एक वक्त गुजारा है, उसे जब आप अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर रहे हो तब भी उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इसी तरह सूरत तलाक आयत नंबर 6 में भी इरशाद है, यानी इन्हें वहीं रखो जहां तुम अपनी हैसियत अपनी इस्तात के मुताबिक रहते हो और उन्हें तंग ना करो। यानी कि जब तक वो इद्दत में होते हैं तब तक नानो नफका भी उसी मर्द की जिम्मेदारी है जिसके निकाह में वो थी। एक ऐसी औरत जिसके साथ आप अलैदगी का सोच रहे हैं, किनारा करने का सोच रहे हैं, उसके मुतालिक भी इतने सख्त अहकाम है कि उसे तकलीफ़ ना दी जाए, उसको अजियत ना दी जाए, उसको तंग ना किया जाए, उस पर बुहतान ना लगाए जाए, उस पर हाथ ना उठाया जाए। अब ये तो बात हो गई सारी की सारी इस्लामिक। अब ज़रा थोड़ी मुआशरती तौर पर भी बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर औरत को उसके जो पेरेंट्स होते हैं इस मामले में सपोर्ट नहीं करते। इवन कि उसकी अपनी वालदा भी उसको यही कहती है कि तुम सब्र कर लो, 2 साल रुक जो ठीक हो जाएगा, 4 साल रुक जो ठीक हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते वो बूढ़ी हो जाती है। इवन कि उसके अंदर की तमाम ख्वाहिशात मर जाती हैं और वह तमाम सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। अब कहीं जाकर इस सदी की कुछ औरतें जिनको शऊर आ गया है और वो ये चीज़ चाहती हैं कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरी हैं वो उनकी बहू बेटी नहीं गुजरेगी, या वो ये चीज़ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होने देंगी। इसलिए उन्होंने उनको बेहतरीन तालीम दी, बेहतरीन ज़िंदगी दी, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उन्हें एक अच्छे जगह पर रुखसत किया, एक बेहतरीन मालो दौलत देकर, एक अच्छा खासा जहेज़ देकर, इसलिए कि उनकी बेटी खुश रहे। अब बदकिस्मती से वो आगे वाले लोग नीच निकल आए, कमज़र्फ निकल आए। इस सूरत में वो औरत जिसने अपनी बेटी के ऊपर इतना सासा लगाया, उसको ये थोड़ी कहेगी कि तुम घर आके बैठ जाओ। वो उसको ये ज़रूर कहेगी कि तुम निभाने की कोशिश करो, लेकिन उसको ये भी कहेगी कि तुम्हें फ़जूल में हर चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने हक़ पर बात करो, ना हक़ बात को बर्दाश्त ना करो। तुम अपने ऊपर बुहतान बर्दाश्त ना करो, तुम पर हाथ उठाने की किसी को इजाज़त नहीं है, तुम अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम ना करो। और यही बात उन लोगों को सांप की तरह डस जाती है जिन्होंने सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को अप्लाई किया होता है। वो यही चाहते हैं कि जो लड़की वो लेकर आ रहे हैं उसको कुछ ना पता हो, वो कुछ ना बोले, उसको कोई समझ अकल ना हो कि वो अपने हकूक़ पर बात कर सके, और उसको पीछे से तो बिल्कुल सपोर्ट हो ही ना कि वो जूतियाँ भी खाए और यहीं पर रहे और पीछे से इसको कोई बताने वाला और समझाने वाला ना हो कि ये गलत हो रहा है। खुदा का वास्ता है, इस तरह की पोस्ट पढ़ के ना वैसे मेरा दिमाग घूम जाता है।